ख़वातीन और हज़रात, आज का प्रोग्राम वसीम हाशमी वन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर कायरोप्रैक्टर आमिर शहजाद के साथ मौजूद है। नाज़रीन, कायरोप्रैक्टर पाकिस्तान में एक नई चीज़ के साथ दरियाफ्त किया गया इल्म है। कायरोप्रैक्टर है क्या, इसके बारे में आज हम तफसीलात मालूम करेंगे जनाब आमिर शहजाद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आमिर, जिस तरह इब्तदा में मैंने ये बोला कायरोप्रैक्टर, ये कायरोप्रैक्टर क्या है, पहले तो इसके बारे में बताइएगा। कायरोप्रैक्टर बेसिकली एक न्यू ट्रीटमेंट है स्पाइन का, जिसको कोई मोरों का मसला है, घुटनों का दर्द है, शाटिका पेन है, जॉइंट्स की पेन है, पट्ठों में खिंचाव है। जैसे अक्सर आपको कहा जाता है जी आपकी नस जो है वो फंस गई है, ठीक है, गोश्त के नीचे, हड्डी के नीचे, तो ये इसका एक ट्रीटमेंट है विदाउट मेडिसन, विदाउट सर्जरी। इसमें जस्ट इसको सिर्फ एडजस्टमेंट की जाती है और किसी किस्म की कोई मेडिसन, सर्जरी ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें। काफ़ी मुश्किल नाम है कायरोप्रैक्टर। कायरोप्रैक्टर को हम आसान अल्फाज में, आम लुगत में बोलना चाहें तो क्या कहेंगे? कायरोप्रैक्टर के जो मतलब लफ्ज़ी मानी ये होते हैं कि मोरों को सेट करने वाला। जैसे पहले आपने देखा होगा, इससे पहले अक्सर कहा जाता था जी जो पहलवान है वो एडजस्टमेंट्स करते थे, बिल्कुल ठीक है। और ये बेसिकली वही चीज़ है, सिर्फ ये कि थोड़ा एजुकेटेड हो गया है। उसमें तो ये होता था कि जो वो नस्ल दर नस्ल चलता था और प्रैक्टिस होती थी, उसमें कोई एक आध टेक्निक ऐसी होती थी जिससे कुछ लोगों को फ़ायदा भी होता था और नुकसान भी होता था। यानी कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो पहलवान थे वो तो ज़ोर आजमाई करते थे, हड्डी जोड़ या पट्ठा चढ़ जाना, तो वो उसको यानी कि ज़ोर के साथ अपने अपने इल्म के मुताबिक ठीक कर देते थे। आपका ये होता है कि आप उसको पहले चेक करते हैं या कि नर्वस ब्रेक डाउन ना हो जाए इंसान का, यानी कि इसमें सारी वो चीज़ें आ जाती हैं? जी बिल्कुल, ये ऐसे ही है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अब बाहर के कंट्रीज़ में तो यही होता है कि आपका एक नर्व डिटेक्टर होता है, ठीक है, वो पूरी स्पाइन को नेकेट करके उसके ऊपर मूव किया जाता है और फिर आपकी नीडल ड्रॉप हो जाती है जहाँ पर कोई इशू हो, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर फीमेल्स को इशू होते हैं, तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि फिर उसमें आपने ऊपर से ही टच करके और बॉडी फ्रेम चेक करके आपने उससे गैस करना होता है कि वाकई किस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर एग्जैक्ट उस पॉइंट तक आप पहुंच के, तो वो फिर शर्ट के ऊपर से ही आपने उसको डिटेक्ट करके और उसको एक झटके में रीसेट हो जाता है। उसमें कोई इतना मतलब डेंजरस कुछ भी नहीं होता। सिर्फ डेंजरस अक्सर लोग घबराते हैं जी कि मैं फ़लाने के पास गया था, उसने सेट किया तो मेरा और ज़्यादा बढ़ गया। तो ये पूरी एक स्टडी है, इसको पूरा एक समझना पड़ता है, पूरी स्टडी है, उसके पीछे बहुत बड़ी प्रैक्टिस होती है। आपको कम से कम 4 से 8 साल की प्रैक्टिस होती है। उसमें फिर आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स का पता चलता है। फिर उन पॉइंट्स को जस्ट आपने हल्का सा झटका देना होता है, लेकिन उसमें परफेक्शन चाहिए। तो वो जब आप परफेक्ट एंगल पे उसको जब आप एडजस्ट करेंगे तो ऑन द स्पॉट वो रीसेट हो जाता है और पेशेंट से उसी टाइम पूछा जाता है जी बताएं अब कैसे हैं आप। इस मर्ज में मुतासरा ज़्यादातर ख़वातीन हैं, मर्द हैं, और किस एज के ज़्यादातर मरीज़ आपके पास आते हैं? इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, मतलब छोटे बच्चे से लेके बड़े मतलब एजड लोग भी आते हैं, 80+ लोग भी आते हैं। तो एज की लिमिट इसमें नहीं है। मोस्टली कौन से पेशेंट आते हैं? मतलब ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनको रॉन्ग बॉडी पोस्चर होता है। जैसे आप ये ले लें जिनका कंप्यूटर वर्क है, टेबल वर्क है, ठीक है, या फिर ज़्यादा ड्राइव वाला काम है। तो इंसानी बोन्स का एक प्रोसीजर होता है कि आप किसी एंगल में भी बैठते हैं तो 58 आवर्स के बाद आपकी बोन्स उस एंगल में बेंड होना शुरू हो जाती हैं, मतलब टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो अक्सर आपने देखा होगा जिसको कोई शाटिका पेन होता है तो उसको दर्द ज़्यादा होता है तो वो ज़रा टेढ़ा होकर बैठता है। तो टेढ़ा होकर बैठने से जब वो हमारे पास आते हैं तो अक्सरों को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्कॉलियोसिस हो जाता है। स्कॉलियोसिस कहते हैं रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन। तो वो जब टेढ़ी हो जाती है तो फिर उसको सीधा भी करना पड़ता है, उसके लिए फिर पोस्चर चेंज करना पड़ता है। उससे पहले एडजस्टमेंट्स होती हैं ताकि उसको रास्ता मिले और वो अपनी जगह पे रीसेट हो। एक पेशेंट जब आपके पास आता है, उसको रीढ़ की हड्डी का मसला है, पहले ही ट्रीटमेंट में आप उसको एडजस्ट करते हैं या उसके सेशन वगैरह होते हैं? इसका कायरो का मैं आपको थोड़ा सा एक बता दूं, क्योंकि जो अक्सर लोगों को यहाँ पर पाकिस्तान में प्रॉब्लम होती है कि आप अभी नेट पे सर्च करें तो आपके सामने सैकड़ों के हिसाब से कायरो आ जाएंगे। तो कायरो का जो बेसिक जो चीज़ है, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि कायरो ट्रीटमेंट का मतलब ड्यूरेशन कितना होता है, उस पर कितना टाइम लगता है, कितने सेशन होते हैं और रिजल्ट्स क्या होते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। तो जो कायरो एडजस्टमेंट्स होती हैं इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपने जस्ट जो एज इसकी सेशन की लिमिट है वो 6 है, 6 से ऊपर सेशन होता ही नहीं है।
ठीक है, उस 6 के अंदर अंदर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। और ये सब कुछ आप अपने हाथों से ही करते हैं या मशीन का भी सहारा लेते हैं? नहीं, कायरो में कोई मशीन नहीं इस्तेमाल होती। अब मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे थेरापिस्ट हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ कायरो लगाया हुआ है, और वो 35-35 सेशन करते हैं, 40-40 सेशन करते हैं, और चार्ज भी बहुत ज़्यादा। मैं बात कर रहा हूँ आपकी थेरेपिस्ट में कायरो में फ़र्क क्या है, और इसमें ये जो आपकी फील्ड है इसमें मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारे इसमें। कोई मेडिसन, सर्जरी, इंजेक्शन ऐसी कोई चीज़ भी नहीं होती। सिर्फ इसमें ये होता है कि हम बॉडी पोस्चर जैसे आपको बताते हैं, आपने उस पोस्चर पर रहना होता है, ठीक है, 6 ताकि सेशन से ज़्यादा आप सेशन नहीं करते? नहीं, 6 सेशन से ज़्यादा नहीं होता, और 6 सेशन पे ऑलमोस्ट 2 दिन लगते हैं। ठीक है, आपको जैसे हमने एक सेशन दिया है तो 10-15 मिनट के बाद दूसरा सेशन दे देते हैं, फिर 4-5 घंटे के गैप के बाद फिर नेक्स्ट 2 सेशन देते हैं, और फिर अगले दिन सुबह में आपको 2 सेशन दिए या शाम में दे के आपको फ्री कर देते हैं। इसमें सिर्फ ये होता है कि बाज़ दफ़ा इसमें सिर्फ केयर है, थोड़ी सी एहतियात आपको करनी पड़ती है, लेटने उठने का तरीका और ये सारा कुछ इसकी एहतियात करनी होती है, क्योंकि वो ज़रूरी है। हमारा काम तो एडजस्टमेंट है, वो तो ऑन द स्पॉट रिज़ल्ट आपके सामने होता है, हम सेट करते हैं और उसी टाइम पूछते हैं जी बताएं अब कैसा फ़ील हो रहा है आपको। तो ये कायरो ट्रीटमेंट है। कायरो ट्रीटमेंट में अगर कोई गैजेट्स यूज़ करता है आपको, मतलब किसी किस्म की जैसे मसाज थेरापिस्ट, मशीन वगैरह? हाँ जी, तो अगर वो यूज़ करता है तो वहीं आप समझ जाएं कि ये गलत है। और कोई आपको अगर ये कहता है कि जी आपको इसमें सेशन आपको 10 लेने पड़ेंगे, 12 लेने पड़ेंगे, तो वो रॉन्ग है। इसमें होते ही 6 सेशन है। इससे ऊपर सिर्फ उस सूरत में जाएंगे जब आप केयर नहीं करते, उसको डिसलोकेट कर देते हैं, गलत तरीके से लेटते उठते हैं या कमर बैंड कर देते हैं, तो उस सूरत में ये होता है। एक आम इंसान को कायरोप्रैक्टर कितने साल में कितनी बार चेक करवाना चाहिए अपने आप को? देखें, जैसे आप गाड़ी बाइक की ट्यूनिंग कराते हैं कुछ अरसे के बाद, ठीक है, आपको अक्सर आप देखते हैं कि जी ये मैंने बाइक लिया है तो मैंने अब इसको 1 मंथ या 2 मंथ के बाद मैंने इसकी ट्यूनिंग करवानी है, या गाड़ी ली है तो उसकी ट्यूनिंग करवानी है। तो ये इजी वे में मैं आपको बताऊं कि ये इंसान की ट्यूनिंग है, ठीक है, जो हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हमारे लोगों को पता नहीं है। हम गाड़ी बाइक की तो करा लेते हैं लेकिन अपनी नहीं कराते, उसमें कोई लोगों का कसूर नहीं है, सिर्फ ये कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को। तो हम यही चाहेंगे कि अवेयरनेस इसकी होनी चाहिए लोगों को, और ये आपने 3 मंथ से 6 मंथ के बीच में एक दफ़ा एडजस्टमेंट, फुल बॉडी एडजस्टमेंट कराना सबके लिए ज़रूरी है। उसमें बच्चे हों, बड़े हों, मेल है, फीमेल है, कोई भी है, ठीक है, तो वो हर 6 मंथ बाद ये ज़रूरी है। अच्छा आमिर, एक तो होगी अवेयरनेस, मेरे चैनल के ज़रिए आप कर रहे हैं, ये सिर्फ इल्म आप अपने तक महदूद रख रहे हैं कि आपने फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल भी आपने कोई बनाया है जिससे लोगों में अवेयरनेस पैदा हो कि यार वाकई ये एक चीज़ है और इसको हमें इससे इस्तिफादा हासिल करना चाहिए? जी बिल्कुल, हमारा यूट्यूब का चैनल है CPT पाकिस्तान के नाम से, फेसबुक का पेज है हमारा CPT पाकिस्तान के नाम से। नाज़रीन, इन्होंने फेसबुक पेज का भी बताया है, यूट्यूब चैनल का भी बताया है, वो मैं स्क्रीन के नीचे और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लाजमी चेक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, और इनका मोबाइल नंबर भी मैं दे दूंगा ताकि जो एक अबहाम है वो आपसे दूर हो जाए। जी, तो जस्ट ये कि किसी को भी मोरों का मसला है, डिस्क का मसला है, घुटनों का दर्द है, सब वीडियोस आपके यूट्यूब चैनल पे जी वो सारी हमारी मौजूद हैं, पट्ठों का खिंचाव है, सारा कुछ। लेकिन एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ अक्सर लोगों को ये होता है, जिसको कोई शाटी का पेन है तो उसको डॉक्टर कहता है जी आपकी नस दब गई है तो फ़ौरन से ऑपरेशन कराएं, ठीक है। तो वो होता क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा। ये जैसे आप देख लें, ये हमारे वर्टेब्राज हैं, मीन्स मोरे हैं, थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, ठीक है, ये हमारे मोरे हैं और ये डिस्क है बीच में, ये जो नरम सी आपको, जी जी, ये जो रेड सी है ये डिस्क है और ये नर्वस सिस्टम है, ठीक है। अब होता ये है कि हम जब गलत एंगल पे बैठते हैं, जिस्म को कोई झटका लग जाता है, जैसे कोई बच्चा गिरने लगा आप एकदम से उसको पकड़ने लगते हैं, या गाड़ी का कोई एक्सीडेंट होता है झटका लग जाता है, या सीढ़ियों से पाँव स्लिप हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको एकदम से झटका लगे, उस सूरत में अक्सर ये होता है कि ये प्रेस हो जाती है। जैसे ये प्रेस होगी तो डिफ्यूज़ हो जाएगी, ठीक है। जब ये डिफ्यूज़ होती है, डिफ्यूज़ कहते हैं डिस्क के फट जाने को, ठीक है। अक्सर आपके जब आप MRI कराते हैं ना तो उसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। एक होता है आपका बल्जिंग डिस्क, ठीक है, दूसरा आता है हर्निएटेड डिस्क और या डिफ्यूज़ डिस्क, ठीक है। बल्जिंग डिस्क बेसिकली कहते हैं स्लिप डिस्क को, जो ये अपनी जगह से स्लिप हो जाती है उसको कहते हैं, और स्लिप होने के बाद फिर ये डिफ्यूज़ होती है, वो उस पर टाइम लगता है, क्योंकि जो आप मेडिसिन लेते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं उसमें सिर्फ पेन आपका साइलेंट हो जाता है, जो प्रॉब्लम है वो तो नहीं सॉल्व होता ना। अब देखें एक चीज़ अगर डिसलोकेट हो गई, उसको रीसेट करेंगे तो अपनी जगह पे आएगी, वो दवाइयों से तो अपनी जगह पे नहीं आएगी, बिल्कुल, ठीक है।
तो जब ये डिस्क डिफ्यूज़ होती है, आपको अक्सर जब नस दबने का इशू होता है तो उसमें आपको कहा जाता है जी आपकी जो नस है वो गोश्त के नीचे आ गई है, हड्डी के नीचे आ गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जब डिफ्यूज़ होती है तो इसमें लिक्विड होता है, पानी से होता है। जैसे ये डिफ्यूज़ होगी, थिनिंग डिस्क में कन्वर्ट होगी, मतलब बैठ जाएगी। जब ये बैठेगी तो इससे पानी निकल के ना इस नस को टच कर देगा, डैमेज भी हो सकता है। हाँ जी। वो जैसे ही इसको टच करेगा तो आपको अगर नीचे कमर में मसला था तो हिप के साइड पे दर्द आ जाएगा, जिसको हम शाटिका पेन भी कहते हैं। वो फिर आस्ता आस्ता पाँव की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये किसी हड्डी या गोश्त के नीचे नहीं आती। आपने अक्सर देखा होगा कोई वेड़ा या बकरा ज़बह होते हुए आपने देखा होगा अक्सर ईद पे, तो उसकी जो स्पाइन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके ऊपर एक वाइट सी झिल्ली सी होती है, उसके अंदर वो पैक होती है, गोश्त उसके ऊपर होता है, ठीक है। तो जब आप उसको छुरी चलाते हैं तो उस पर छुरी भी नहीं चलती, वो इतनी स्ट्रांग होती है। तो मुझे बताएं उसके, अब ये सारी पैक है तो इसके अंदर गोश्त किधर से आ गया या हड्डी किधर से आ यानी गया? कि आपके कहने का मकसद ये है कि इंसानी जिस्म का सबसे ज़्यादा जो दारो मदार है इन अशिया पे मौजूद है, इन हड्डियों पे मौजूद है, रीढ़ की हड्डी पे। ये आपका इंजन है, ये इंजन है आपका, ठीक है। नर्वस सिस्टम आपका इंजन है। जब आप खुराक कोई भी खाते हैं, ठीक है, तो वो आपके अंदर जाके ब्लड बन जाती है, ब्लड बन के फिर वो पूरे जिस्म में दौड़ती है नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। और जहाँ पर भी कोई ब्लॉकेज आएगी वहाँ पर ज़ाहिर बात है फूड प्रॉपर नहीं पहुँचेगा। तो जब प्रॉपर नहीं पहुँचेगा तो फिर इस किस्म के इश्यूज़ होंगे, उस हिस्से में प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, पहलवान लोग जो थे वो तो एक नॉर्मल सी फ़ीस लेते हैं। मैं थोड़ा सा अब आपको दूसरी तरफ लेके जाने वाला हूँ। आपकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो लोग आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, देखें अब अगर आप एक नॉर्मल सर्जरी भी करवाते हैं स्पाइन की तो लाखों रुपए लगते हैं आपके, ठीक है। प्लस आपने उसमें टेस्ट बहुत सारे कराने होते हैं, प्लस आपकी मेडिसिन इतनी होती हैं, और प्लस ये होता है कि आपको कुछ अरसे के बाद फिर वो आपका मतलब इतना हो जाता है कि फिर वो कंट्रोल ही नहीं हो सकता, तो फिर उसमें पैरालाइज होने का ख़तरा होता है, ठीक है। तो जो आप फ़ीस की बात करें, यहाँ पर बहुत सारे थेरापिस्ट हैं जो एक एक सेशन की 15,000 फ़ी चार्ज करते हैं। तो आपकी इतनी नहीं है? नहीं, हमारा इतना नहीं है। हमारा जस्ट ये होता है कि हम 3,000 पर सेशन चार्ज करते हैं और टोटल 6 सेशन। आपको मैं यही बात आपकी रोकूंगा। 3,000 रुपया आप एक सेशन का लेते हैं। प्रोग्राम जो देखेगा वन पाकिस्तान पर, वो आके बताएगा जी हमने वन पाकिस्तान पे प्रोग्राम देखा था, कंसेशन करें। कितने परसेंटेज आप इस प्रोग्राम की वसातत से नए पेशेंट्स को करेंगे जो वन पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करेगा? सर कंसेशन, क्योंकि एक हॉस्पिटल का एक प्रोसीजर है, उसमें कंसेशन वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं होता, ठीक है। बाकी ये है कि हम मतलब हमारे लिए सब इक्वल हैं। हम ये नहीं करते कि आपके चैनल से कोई आया तो कोई हमारे चैनल से आया, कोई जहाँ से भी आया। करना पड़ेगा क्योंकि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए और हम चाहते हैं कि आज इस प्रोग्राम की वसातत से कोई भी आपके पास आता है, थोड़ी बहुत तो आपको कंसेशन करनी चाहिए। सर उसमें यह है कि अगर आपके चैनल से कोई आता है, हम ये कर सकते हैं कि जो हमारी कंसल्टेंसी फ़ी होती है वो हम 50% ऑफ कर देंगे उनको। ये हम फेवर दे सकते हैं, क्योंकि जो हमारे हाथ में। बाकी एक हॉस्पिटल का एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। चलें जी, जो एक कंसल्टेंसी फ़ीस है इनकी, वो उसमें 50% डिस्काउंट कर रहे हैं। अगर आप में अब चेक भी करवाना चाहते हैं तो लाजमी आमिर शहजाद साहब से रब्ता कायम कीजिएगा। इनका एड्रेस मैं स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहा हूँ। फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद कुछ पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, अक्सर जिनको घुटनों का प्रॉब्लम होता है, अक्सर लोग ये करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपको कहते हैं जी नी रिप्लेसमेंट करा लें, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जिसको नीज़ का प्रॉब्लम है उसकी 2 वजह होती हैं। एक तो ये होता है कि आपकी डिसलोकेशन होती है नी की, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपके कमर की, क्योंकि मुझे तो पता है, बाकी को शायद ना पता हो देखने वालों, नी घुटने को कहते हैं। जी जी, जो आपके घुटनों की तकलीफ़ है, ठीक है। तो जो कमर का निचला हिस्सा है, अगर किसी को उसमें दर्द आता है और फिर घुटनों की तकलीफ़ है तो उसको बिल्कुल नी रिप्लेसमेंट नहीं करानी चाहिए, मतलब घुटने चेंज नहीं कराने चाहिए, क्योंकि आपका मेन मसला कमर से होता है। जब कमर आपकी वहाँ से नर्वस सिस्टम ओपन होगा, ब्लड सर्कुलेशन चलेगी, तो ऑटोमेटिकली इसमें लिक्विड डेवलपिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये ठीक हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2-3 चीज़ें ये हैं कि जिसको भी कमर का मसला होता है वो बेल्ट यूज़ कर लेते हैं, गर्दन का मसला है तो कॉलर यूज़ कर लेते हैं, तो ये ज़हर है आपके लिए। अच्छा, ठीक है, क्योंकि देखें कॉमन सेंस की बात है, आप एक्सरसाइज करते हैं, मसल को स्ट्रेच करते हैं इसलिए कि आपको जो मसल है वो स्ट्रांग हो, ठीक है। लेकिन जो बेल्ट है वो एक आर्टिफिशियल स्पोर्ट है। आपको जैसे ही आप कमर के साथ बेल्ट बांधेंगे तो आपका मसल रिलैक्स रहेगा, तो जब रिलैक्स होगा तो वीक होगा, तो ये इसलिए होती है कि फिर आपका वो पेन बढ़ता जाता है और फिर आप ख़ुद कहते हैं मेरी सर्जरी करें। बेशक उसमें चांसेस 10% हो या 12% हो, फिर भी आप कराते हैं तकलीफ़ की वजह से।
नाज़रीन, अभी हम एक प्रैक्टिकल भी देखेंगे। आमिर शहजाद पेशेंट के साथ किस तरह ट्रीट करते हैं। अगर पेशेंट ना हुआ तो आज के दिन मैं भी पेशेंट बन सकता हूँ। सही है जी? बिल्कुल, हम आपको रीसेट कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो टाइम होता है वो सुबह 9:30 से 12 तक का होता है। ये timing है आपकी? तो हाँ जी, तो अभी पेशेंट जो थे वो अभी हमारे शाम को दोबारा आएंगे। तो आपको पता है जो बीच का हमने आपको टाइम दिया इसीलिए दिया है कि पेशेंट ना हो और आप रिलैक्स होकर बात कर सकें, वरना ज़रा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। नाज़रीन, अब देखिएगा मुझे ये किस तरह एडजस्ट करते हैं। स्टे ट्यून, वन पाकिस्तान। अभी उल्टा लेटें, पेट के बल, लंबा सांस अंदर लें, मुंह खोलें और एकदम से बाहर निकालें। अगेन 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 अगेन। जिस्म बिल्कुल ढीला छोड़, रिलैक्स, टाइट नहीं करना। दैट्स इट। पकड़ के रखें बाजू, इसको एल्बो को पकड़ के रखें, बस दैट्स। जी नाज़रीन, अभी मेरा आपने अब चेक किया, बॉडी एडजस्टमेंट की है। अभी आमिर शहजाद कुछ बोलेंगे जी। जी वसीम साहब, अब आपको कैसा फील हो रहा है? ऊपर वाला हिस्सा कोई रिलैक्स हुआ? कमर कैसी फील हो रही है आपको? कैसा लग रहा है अब आपको? नाज़रीन, यकीन कीजिएगा जब मैं आया था तो काफ़ी थकावट सी थी बॉडी में। और आप अभी क्रैक्स भी सुने होंगे, ये इसीलिए मैंने माइक का इस्तेमाल किया कि शायद आप ये समझें कि जी आपके जानने वाले हैं तो शायद क्रैक्स की बात। ये लगाने का मकसद यही था कि मेरी बॉडी में काफ़ी क्रैक्स थे और क्रैक्स का मतलब यही था कि ट्यूनिंग लाजमी थी। बहुत शुक्रिया आमिर आपका। जी मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे आखिर में? जी ज़रूर, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि किसी को भी कोई स्पाइन का मसला है, जोड़ों का दर्द है, पट्ठों का खिंचाव है, तो इसके लिए कोई मेडिसिन यूज़ ना करें, कोई सर्जरी ना करवाएं। बेहतर है कि आप पहले इसको आके चेक करवाएं। ये न्यू ट्रीटमेंट है, विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी। तो इसमें ये कि ऑन द स्पॉट जैसे ही आप सेशन लेते हैं तो मौके पे फ़र्क आपके सामने होता है। और किसी भी आप कायरो के पास जाएं तो ये ज़रूर चेक कर लें कि वो किसी किस्म की कोई गैजेट्स ना यूज़ करता हो, और जो सेशन लिमिट है वो 6 होनी चाहिए, और हर सेशन में आपको फ़र्क ऑन द स्पॉट सामने फ़ील होना चाहिए। चलें जी, आज इनका इंटरव्यू भी आप तक पहुंच गया। कायरोप्रैक्टर क्या था ये भी आपको इल्म हो गया, प्रैक्टिकल भी आपने देख लिया। मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। वन पाकिस्तान किसी नए अछूते मौजू के साथ दोबारा। वसीम हाशमी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।